नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 70 करोड़ की योजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। गोरखपुर के बाद अयोध्या भी जाएंगे सीएम। आरएमएल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। टैबलेट मोबाइल वितरण में शामिल होंगे। छात्रों को बांटेंगे टैबलेट और मोबाइल। कोविड को लेकर समीक्षा बैठक आज दोपहर 12 बजे और इसके साथ ही समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी की सियासत में आज क्या कुछ होगा, पूरे दिन भर इस पर नजर डालते हैं। लखनऊ में परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए बीजेपी ने कार्यक्रम तैयार किया है और इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे, जबकि मथुरा में नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में होंगे और कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वहीं अखिलेश यादव आज गोंडा का दौरा करने जा रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और पूर्व मंत्री पंडित सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके साथ ही लखनऊ में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनके साथ कोई बड़ा सियासी दल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और यूपी में जातिगत सियासत अपने चरम पर है और हर सियासी पार्टी जातियों को साधने में कोशिश जो है वो कर रही है। बीजेपी यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन करेगी और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए कई ब्राह्मण नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। 2 जनवरी को अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोसाईगंज इलाके के एक गांव में परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन किया था। इस दांव के बाद आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए परशुराम का सहारा ले रही है, लेकिन अब बीजेपी भी इस दांव को चल रही है। और ऐसा करने के पीछे सियासी दलों की रणनीति क्या है, ये समझना जरूरी है। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोटर करीब 10% के करीब है, जिस पर सियासी दल की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि ब्राह्मणों को ओपिनियन मेकर कहा जाता है। ब्राह्मण वोटर 100 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। 1993 से लेकर 2002 के 3 चुनावों में औसतन 25 विधायक जो है वो ब्राह्मण बने। 2007 में मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के बाद आंकड़ा ये बदला है। 2007 से 2017 तक हुए 3 चुनाव में औसतन 52 ब्राह्मण विधायक बने हैं। इसे भी समझा जा सकता है कि सियासत में ब्राह्मणों की अहमियत कितनी है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। सीटों के बंटवारे को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच लखनऊ में मुलाकात हुई है। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के दफ्तर में करीब 2 घंटे ये मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच में सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई है और 30-32 सीटों पर सहमति हुई। और इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जयंत चौधरी के साथ यूपी के भविष्य के विकास की बात की गई है, जबकि जयंत चौधरी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारे संबंधों को मजबूत किया गया। अब आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं बरेली की। बरेली में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनसभा की। ओवैसी ने कहा कि हम ना मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे, ना ही अखिलेश की बातों में आएंगे और मुसलमान उस बूढ़ी कांग्रेस की बातों में भी नहीं आएगी। ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश और राहुल जब मिले तो गाना बना था। यूपी को 2 लड़कों का साथ पसंद है, फिर एसपी बीएसपी मिल गए, राहुल गांधी केरल चले गए। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला? क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े। 75% मुसलमानों ने वोट दिया। CSDS का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो
रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। और इस खर्च पर एक शर्त में और संशोधन किया गया है। बड़े राज्यों के लिए 54 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी गई है, जबकि पहले ये सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए था। वहीं विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को बढ़ा दिया गया है। जो उम्मीदवार पहले बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए खर्च कर पा रहे थे, वो अब 40 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, जबकि छोटे राज्यों में जो उम्मीदवार 20 लाख रुपए खर्च कर पा रहे थे, वो 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। चुनाव में खर्च की सीमा को बढ़ा दिया गया है। छोटे राज्यों में 20 की जगह 28 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, बड़े राज्यों में 28 की जगह 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। सरकार का यह फैसला पोल पैनल की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि खर्च की बढ़ी हुई सीमा आगामी विधानसभा चुनाव पर लागू होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब बढ़े हुए चुनावी खर्च पर चुनाव लड़ सकते हैं। इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और माना यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग किसी भी दिन चुनाव की घोषणा कर सकता है। और अब बात करेंगे यूपी के किसानों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का दिन जो है, आपको बता दें, किसानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बिजली के बिल में 50% की छूट मिलेगी। नलकूप की बिजली दरों में 50% की छूट है। 13,16,399 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण, शहरी दोनों उपभोक्ताओं को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी सौगात किसानों के लिए। चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है और बिजली बिल में 50% की छूट मिलेगी। तो ये बड़ा लाभ किसानों को मिला। सीएम की तरफ से 13,16,399 किसानों को इसका सीधा सीधा अब फायदा होगा। ग्रामीण, शहरी दोनों उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा होगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे सीजेआई ब्रह्मा, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ये सुनवाई करेगी। लॉयर्स वाइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके घटना पर रिपोर्ट तलब करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश की मांग भी की है। प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। जांच टीम 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है, जो सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है।
पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इस जांच समिति की अध्यक्षता सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे, जबकि इनका सहयोग संयुक्त निदेशक आईबी बलवीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल होंगे। ये समिति जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुरक्षा चूक के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी तलब की। हालांकि पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी इस पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। उन्होंने साफ कहा है कि पीएम के कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव के कारण ये घटना हुई है और पीएम के जीवन पर खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं थी। इसके साथ ही एक जांच समिति भी गठित की गई है जो 3 दिन में ये रिपोर्ट सौंपेगी, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, जिस पर सियासी हंगामा जारी है। और इस विवाद के बीच आपको बता दें कि सियासी हंगामा जो है वो भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर जगह जगह प्रदर्शन और पूजा पाठ भी किए हैं। अब 5 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। वहीं पीएम मोदी की दीर्घायु की मनोकामना भी मांगी, जबकि कोलकाता, जयपुर, अमृतसर और जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताने का भी काम किया। वहीं स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कैवलकेड में जो सुरक्षा चूक हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। मैम, अभी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस पर चिंता जताई है और पंजाब सरकार से बड़ी जल्दी चिंता जता दी। 24 घंटे उनके जब अधिकारी कांग्रेस पार्टी के जश्न मना रहे थे, तब ना चिंता व्यक्त की, ना आक्रोश व्यक्त किया, ना कोई इंक्वायरी की। जब देखा कि पूरा देश एकजुट हो चुका है और पूरा देश इस बात का खंडन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से जवाब मांग रहा है, तब मजबूरन उनकी आत्मा और चिंता जागी है। लेकिन अब जब कांग्रेस अध्यक्षा ने खुद मुख्यमंत्री से बड़ा उपकार किया भाई साहब हम पे, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षा जागृत हुई और उन्होंने पंजाब के कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे डिमांड किया, आप तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न का जो जवाब कल से अपेक्षित है वो नहीं दिया आपने कि क्यों डीजीपी पंजाब ने इस बात का आश्वासन दिया कि रूट क्लियर है। क्यों चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो कोविड के लोगों से घिरा हुआ हूँ ग्रस्त, लेकिन मैं आ नहीं सकता, लेकिन अचानक वो सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे थे। किसने डायरेक्ट किया उन लोगों को कि वो फ्लाईओवर पर चढ़कर प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सामने खतरे के एक वस्तु के नाते या फिर एक प्रतिबिंब के नाते वहां उपस्थित हों? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी किसने लोगों को दी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी और पंजाब सरकार एज एन एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व नहीं है क्या? पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने घटना पर गुस्सा और नाराजगी भी जताई है। कुछ सदस्यों ने बहुत कड़े फैसले लेने की गुजारिश भी की है। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या ऐसे हालात में जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के पीएम की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती हो, वहां विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। ठाकुर ने न्यायालय और रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने आपसे बातें करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं? कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। जो पार्टी जनाधार की कंगाली से जूझ रही हो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की
मवाली की भूमिका में आ गई हो, वो इसी तरह की हरकत करेगी। और अफसोस की बात यह है, इस तरह की अपनी आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हों। इसको कहते हैं कि साजिश और सीनाजोरी। भारत के प्रधानमंत्री वो श्री नरेंद्र मोदी जी बाद में हैं, प्रधानमंत्री पहले हैं। जैसे एक षड्यंत्र करके एक गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, देशवासियों का जो मसीहा है, उसको जैसे कि क्षति पहुंचाने की एक साजिश रची गई थी। और ऐसे साजिश करने वालों का खुलासा होना चाहिए। ऐसी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। यूपी के महासमर में इन मुद्दों पर रहेगा सबका ध्यान। क्या कुछ बनेगा निर्णायक? यूपी के सियासी दिग्गज करेंगे सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी चर्चा। एजेंडा यूपी में 9 जनवरी दोपहर 2 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।